हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं नरेशन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। तो आप चाहे 9th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th के हों, चाहे 11th के हों या फिर 12th के हो, तो यह सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, ये सभी को पढ़ना है। और जो नरेशन है, इसको एक वीडियो में ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका पार्ट वाइज वीडियो आता रहेगा। मैं चाहता तो एक वीडियो में ख़त्म कर देता, कैसे? केवल एग्जाम्पल्स बता करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपको समझाऊँगा कि नरेशन होता क्या है, इसके रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है और क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं नरेशन? तो नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, या इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोला जाता है। समझ में आया? नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि नरेशन की इस उपशीर्षक में किसी व्यक्ति के द्वारा की गई अभिव्यक्ति को अपरिवर्तित अवस्था में ज्यों का त्यों रखना सिखाया जाता है। मतलब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका नाम राम है, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम श्याम है। ठीक है, दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तभी तीसरा एक और लड़का आता है और आप दोनों को बातें करते हुए सुनता है और किसी और से जाकर कहता है कि राम ने श्याम से कहा कि तुम खेल रहे हो। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन। मतलब जो तीसरा व्यक्ति था वो दोनों का जो वार्तालाप हो रहा था सेम टू सेम उसको उठा करके ही ज्यों का त्यों रख देता है। तो इसको ही हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिया गया है कि राम से टू सीता, राम ने सीता से कहा यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। मतलब एक तीसरा व्यक्ति था, वह इन दोनों के बातों को सुना और सेम टू सेम बता दिया कि राम ने सीता से कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन। मतलब उस शब्द को, उस सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देना ही हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है इनडायरेक्ट नरेशन अथवा इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो देख लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो नरेशन की इस उपशीर्षक में हमें किसी व्यक्ति के द्वारा की गई अभिव्यक्ति को अपने काल, समय, स्थिति, परिस्थिति, संबंध, भाव आदि के अनुसार समझना तथा समझकर पुनः प्रस्तुतिकरण करना, ध्यान देना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि जो दोनों बातें कर रहे थे, अब ये काल, समय, परिस्थिति को देखते हुए वो अपने अनुसार बोलेगा कि उसको अब कैसे उस बात को रखना है किसी के सामने, तो वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे जो हमने ऊपर एक सेंटेंस देखा है कि राम सेड टू सीता यू आर अ गुड गर्ल, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा? राम टोल्ड सीता दैट सी वाज अ गुड गर्ल। मतलब राम ने सीता से कहा कि वह एक अच्छी लड़की थी। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब उनकी बातों को अपने अनुसार रखना, इनडायरेक्ट रूप से रखना। तो राम टोल्ड सीता दैट सी वाज अ गुड गर्ल। अब ये सेंटेंस कैसे बनाया गया है? यहाँ पे दैट हो गया, यहाँ पे टोल्ड हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो ये सब कैसे हो गया? तो यही आपको अब पढ़ना है। क्वेश्चन यही बनेगा, आपको एक डायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा और उसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना पड़ेगा। तो दो चीज़ें आपको पहले बताइए, समझ में आया? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसके बाद हम रूल्स देखेंगे कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या शर्तें लागू किया जाता है, क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाना जब दिए हुए डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच
असर्टिव सेंटेंस कोष्टक में स्टोरी टेलिंग मेथड की संरचना में हो, मतलब असर्टिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य में हो, उसमें ना तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो ना निगेटिव सेंटेंस में हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, वह एक असर्टिव सेंटेंस हो यानी एक स्वीकारात्मक वाक्य हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, तो कुछ इसके शर्तें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 5 लाइनें लिखी गई हैं, इनको आपको समझना होगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है पॉइंट कि सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कर्म की उपस्थिति में टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा कि राम सेड टू सीता था, तो सीता क्या हो गया, कर्म हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्ता हो गया। तो जब कर्म रहेगा तो बीच में जो सेड टू आता है, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। जैसे नीचे आप इनडायरेक्ट देखे होंगे कि राम टोल्ड सीता हो गया था, तो सेड टू को आपको टोल्ड में बदल देना है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा पॉइंट है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टर दैट लगाते हैं। वहाँ पे देखोगे कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा था उसको हटा करके क्या लगाया गया था, दैट लगाया गया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर था यहाँ पे राम सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसको हटा करके राम टोल्ड सीता दैट लग गया। ये कब लगेगा, जब स्वीकारात्मक वाक्य रहेगा तब। असर्टिव सेंटेंस यानी स्टोरी टेलिंग मेथड, तो वही है, तो क्या लगेगा, दैट लग जाएगा। तीसरा पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन को संकेतिक करने वाले सिंबल्स जैसे आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अवर्स व अस का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के वक्ता पद पर उपस्थित नाउन या प्रोनाउन के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार करते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है कि रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के श्रोता पद पर उपस्थित नाउन या प्रोनाउन के मौजूदा नंबर, पर्सन या जेंडर के अनुसार होता है। और पांचवा पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त थर्ड पर्सन या किसी का नाम या कोई जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन नहीं होता है। एक बार यह नीचे की लाइन भी देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है, तो ये आपको याद रख लेना है। फर्स्ट पर्सन में आई आ जाएगा, माई आएगा, माइन आएगा, मी आएगा, वी आएगा, अवर, अवर्स और अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे, ये पहले आपको याद रखना है। इसी प्रकार सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आएगा, तो यू आएगा, योर आएगा, योर्स आएगा। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा ही, सी, हिज, हिम, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, दियर, दियर्स, देम और किसी का नाम हो, ये सभी चीज़ें थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगी। अब ऊपर की लाइन्स में यही बताया गया है कि अगर फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो सेंटेंस होता है, अगर उसका जो कर्ता हो क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो हम क्या करते हैं, उसका जो बदलाव करते हैं वो किसके अनुसार होता है, तो इधर का जो सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे आप एक चीज़ जाने होंगे, आपको पता होगा SON बटे होता है 1 2 3 यानी कि 123, तो सन बटे 123 आप लोग जानते होंगे, तो वही चीज़ होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसका जो परिवर्तन होता है यह सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है उसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है उसका परिवर्तन एन यानी कि नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, मतलब इसका बदलाव ही नहीं होगा। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में ही हो, सी हो, हिज, हिम, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, दियर, दियर्स, देम, नेम, ये सब आते हैं तो उसका परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं कि क्या कहना चाहता है। जैसे और एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन, ऊपर की चीज़ें आपको पता चल गई कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कर्ता के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे, ठीक है, कैसे हमें बनाना है, पहला सेंटेंस कैसा पूछा जाएगा, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक्सपेक्ट को दर्शा रही हो। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मैं आपको बता देता हूँ, इधर का जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और ये जो होता है कामा इन्वर्टेड कामा के बाद का उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये बार बार यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी एक्सपेक्ट को दर्शा रही हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय शेष सभी परिवर्तन होते हैं, परंतु रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तथा उसमें मौजूद समय सूचक तथा स्थान सूचक शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये बोलना चाहता है
कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह या तो प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में। जैसे यहाँ पर देखें हैज लगा है तो यह किस टेंस में है, तो यह फ्यूचर टेंस में है। यहाँ पर हैज लगा है तो यह फ्यूचर टेंस में है। इसी प्रकार अगर प्रेजेंट टेंस में भी होता, प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, जैसे यस या ईएस लगा हो क्रिया में, तो अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो सबसे पहला इसमें कंडीशन यह होगा कि उसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। अब टेंस परिवर्तन कैसे होता है ये आपको आगे बताया जाएगा कि कौन सा टेंस का जब परिवर्तन होगा तो किस टेंस में होता है। तो यहाँ पर कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। जैसे एक उदाहरण लिया गया है कि ही हैज़ सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा में आई लाइक योर एटीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, जो टेंस है आपका ये फ्यूचर टेंस है, तो बाकी सब परिवर्तन होगा। आपका सब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, ठीक है, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। जैसे ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा में आई लाइक योर एटीट्यूड, तो ही क्या हो जाएगा, हैज सेम टू सेम। मैंने बताया सेड टू को अब टोल्ड में बदल देंगे तो ही हैज टोल्ड हो जाएगा। हर सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, ही हैज टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दैट लगेगा। ये देखिए असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट का प्रयोग होगा। तो ही हैज टोल्ड हर दैट। अब यहाँ पे देखिए आई है, तो मैंने ऊपर आपको बताया है कि आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा जिसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो आई का परिवर्तन ही के अनुसार अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हो जाएगा। फिर लाइक है, ठीक है, तो आई के साथ लाइक था, मतलब क्या, मैं तुम्हारे एटीट्यूड को पसंद करता हूँ। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पे ही है तो टेंस तो नहीं बदलेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही करना है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल लाइक करेंगे तब तो गलत हो जाएगा, ही तो एक वचन है। तो लाइक में क्या हो जाएगा, एस या ई एस लग जाएगा, तो यहाँ पे एस लग गया है तो ही लाइक्स हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं जहाँ से उनके 2 नंबर कट जाते हैं, 2 नंबर का पूछा जाता है, तो थोड़ी सी गलती की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लाइक्स हो जाएगा। और योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर के अनुसार बदलेगा तो केवल हर हो जाएगा, क्योंकि हर थर्ड पर्सन है, इसका कोई चेंज नहीं होता है। तो ही लाइक्स हर और एटीट्यूड का एटीट्यूड। समझ में आया, समझ में आया तभी कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आया है तो जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ही है सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा में आई लाइक योर एटीट्यूड का इनडायरेक्ट नरेशन क्या बन जाएगा, ही हैज टोल्ड हर दैट ही लाइक्स हर एटीट्यूड। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि सुमन हैज सेड टू हिम दिस इज नॉट योर बुक बट माइन। ये भी क्या है, स्टोरी टेलिंग मेथड यानी असर्टिव सेंटेंस। तो सुमन सेम टू सेम फ्यूचर में है, टेंस नहीं बदलेगा। हैज सेड टू को टोल्ड में, तो सुमन हैज टोल्ड, हिम है तो हिम लग जाएगा, टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दैट का प्रयोग होगा। तो सुमन हैज टोल्ड हिम दैट, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई भी लिख सकता है। दिस इज नॉट योर बुक बट माइन, दिस किसी के अंतर्गत नहीं आता है, ना तो फर्स्ट पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन में आता है, ना ही थर्ड पर्सन, तो सेम टू सेम इसको लिख दो। तो दैट दिस हो जाएगा, टेंस का परिवर्तन नहीं होगा तो इज लग जाएगा, नॉट है तो नॉट लग जाएगा। दिस इज नॉट योर क्या है, सेकेंड पर्सन, इसका किसके अनुसार होगा, तो योर का बदलेगा हिम के अनुसार। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे तो हिम नहीं लिख सकते क्योंकि योर के बाद बुक है, बुक से आपका संबंध दर्शा रहा है, तो आपको भी यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ रखना है जो कि संबंध दर्शाता हो ना। अब नॉट हिम बुक ये तो लगता नहीं है, हिम क्या है, हिम तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो संबंध कारक यानी कुछ रिलेटिव वाले हमें वाक्य रखने हैं, वर्ड रखने हैं, तो क्या लग जाएगा, हिम का हिज हो जाएगा। तो दिस इज नॉट हिज बुक, अब बट माइन का क्या हो जाएगा, तो हर के अनुसार हर्ष हो जाएगा। ठीक है, माइन मतलब हर्ष, तो यही चीज़ है। सुमन हैज टोल्ड हिम दैट दिस इज नॉट हिज बुक बट हर्ष। समझ में आया, अगर समझ में आया तभी हाँ बोलिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल एक ही रूल आपको बताया जाएगा। अब इस रूल के अंतर्गत आपके किताब में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका बता दूंगा। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि अगर आपका असर्टिव सेंटेंस में हो यानी स्टोरी टेलिंग मेथड में हो तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच उसका हम बनाते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका PDF आपको दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।